तो ये एक सिस्टम है। 3 सिस्टम जान गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त संचार पद्धति और श्वसन पद्धति। ये 3 पद्धतियां हमारे सबको समझ में आ जाता है। एक लोगों को समझ में नहीं आता है, वो है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हमारे अंदर ग्रंथियां हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंदर है, इसलिए उसको लोग तुरंत समझ नहीं पाते हैं। ये 3 जो मोटा मोटा, सब जानते हुए सांस लेते हैं, सब जानते हुए खून बहता है, सब जानते हैं कि खाना खाते हैं। ये जो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का सिस्टम है, उसमें भी 2 प्रकार के ग्लैंड्स चलते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनमें नलिकाएं हैं, डक्ट उसको बोलते हैं, उसी के थ्रू, उस नलिका के थ्रू वो हार्मोन निकलता है। कुछ है नलिका विहीन ग्रंथियां, उसमें नलिकाएं नहीं है, पेनक्रियाज नलिका नहीं है, वो जस्ट अपना हार्मोन निकालता है और इमीडिएटली वो ब्लड में मिला देता है। लीवर नलिका युक्त ग्रंथि है, वो नलिका से जाके गल ब्लैडर में जमा रहता है, हाँ? फिर जहाँ जैसे ज़रूरत होता है वहीं से वो लोग शरीर में छोड़ते हैं। तो इसी तरह थायराइड ग्लैंड है, उसका भी कोई नलिका नहीं है। यहाँ पीनियल आज्ञा चक्र जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाँ? ये जितने सब ग्लैंड है ये सब नलिका विहीन है, हाँ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियाँ शरीर के अंदर इतना सारा है, हाँ? और सॉफ्ट पार्ट जितने भी हैं, जैसे किडनीज, वो ग्रंथि नहीं है परंतु एक पार्ट है, हाँ? जो काम करता है खून को, वो हमारा रिफाइनरी है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो ये हो गया हमारा ग्रंथि नहीं, वो एक अंग है, एक पार्ट है, एक मशीन है जो कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है। किडनी ये सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट। इसी तरह हमारे फुसफुस है, वो ग्रंथि नहीं है पर पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट, कोमल अंग है। ये कोमल नहीं है, जिसको लगेगा तो डैमेज करेगा, वो कोमल भाग है, परंतु शरीर में है। हार्ट है, कोमल भाग है ना। तो ये सभी अंग जो है कोमल सॉफ्ट पार्ट, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नलिका युक्त ग्रंथियाँ, नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ये जितने सब इस तरह की चीज़ें हैं, हाँ? इनको ठीक करने वाला ये बर्नियार्ड है, सावा। हाँ, सावा खाने से ये सब अंग, हाँ, वो सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, सावा। उसको अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह इसको अलग नाम से पुकारते हैं, इसलिए इंग्लिश नाम को लिख लीजिए तो क्लियर रहेगा। क्योंकि इंग्लिश हमारे देश का लैंग्वेज नहीं है, हाँ? इसलिए वो एज इट इज है, विदेशी लैंग्वेज एज इट इज है। नहीं तो उसको भी हम लोग छत्तीसगढ़ में इधर कुछ उसका मोड़ तोड़ मोड़ करके उसको बोलते हैं, कुछ भी होता। और एक रह गया, हाँ? वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव प्रजनन संस्थान, हाँ। वो सिस्टम ना होए तो बच्चा ही ना पैदा होए, वंश में वृद्धि नहीं होगी। लेडीज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम
अति जटिल है। एक उम्र के बाद उनका पीरियड शुरू होते हैं, एक उम्र के बाद पीरियड बंद होते हैं, कम होता है अधिक होता है, वो कॉम्प्लिकेशंस। बच्चा पेट में आया तो अलग सिस्टम उसमें चलता है, अलग हार्मोन्स उसमें चेंज होते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन संस्थान, उसको ठीक करने के लिए काम आता है आपका लिटिल मिलेट, कुटकी। हाँ, चाहे जेंट्स की जो दोष दुर्बलताएं हैं वो सबको, चाहे लेडीज़ की दोष दुर्बलताएं हैं वो ये इसी से ठीक होते हैं। तो ये 5 सिस्टम है। क्या क्या हुआ? पहला हुआ पाचन संस्थान, दूसरा हुआ रक्त संचार, तीसरा हुआ श्वसन संस्थान, चौथा हुआ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। जितने कोमल अंग हैं जैसे हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़े, ये सब है, ये सभी जो हैं, इनके जो भी समस्याएं हैं इनसे संबंधित, वो सब दुरुस्त हो जाता है। ये एक सिस्टम है। इसी तरह एक और सिस्टम क्या हो गया? प्रजनन संस्थान। ये 5 सिस्टम है और कोई सिस्टम नहीं। ये 5 सिस्टम से पूरा शरीर मेंटेन्ड है। तो ये 5 सिस्टम के लिए खादर बली जी ने ये 5 अनाज को खोज करके लाके सेट किए हैं। हाँ, एक एक चीज़ के लिए एक एक अनाज। इसीलिए ये अनाजों को हम बोलेंगे कि नहीं एक ही अनाज खा के चलाएंगे, ऐसा नहीं। ये 5 को आप अलग अलग दिन खाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे। हाँ, मिक्स कर दिया तो क्या ना, मान लीजिए लंग्स के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, श्वसन संस्थान के लिए, उसको इतना 10 लोग चाहिए और सबको मिला दिए तो 2 लोग हमने लिया श्वसन संस्थान के लिए, 2 रक्त संचार के लिए, 2 फलाने के लिए, 2 5 10 लोगों को लिया 5 संस्थान के लिए। श्वसन संस्थान को कितने 10 आदमी चाहिए उसको चालू करने के लिए। अब ये 2 ही आदमी बने हुए हैं, बाकी दूसरे संस्थान के हैं, तो फिर श्वसन संस्थान ठीक नहीं हो पाएगा। अलग अलग जगह बटे हुए, वो बोलेगा श्वसन संस्थान, हार्ट वाला बोलेगा नहीं भाई इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो वाला सॉफ्ट पार्ट वाला बोलेगा मैं फेफड़ों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं किडनी का ठीक कर सकता हूँ। ऐसा जो श्वसन संस्थान के लिए हमको 10 जने के स्ट्रेंथ चाहिए, तब 10 जने मिल करके उसको ठीक करेंगे। तो उसको शुद्ध रूप से उसी को एक दिन में खाना चाहिए, मिक्स नहीं करेंगे। जो ये मल्टीग्रेन करके आजकल बाजार में आ रहा है और लोग आपको प्रलोभित करते हैं, देखो मेरे पास मल्टीग्रेन है, सब एक साथ खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी, वो खुद बेवकूफ़ है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, जानते नहीं है कि क्या इसका साइंस है। तब 2 दिन आप कोदो को खाए, 2 दिन कुटकी खाए, 2 दिन सवा खाए, 2 दिन कंगनी खाए, 2 दिन छोटी कंगनी खाए। ऐसा अगर करें तो हमारे शरीर में सभी अंगों के लिए 2-2 दिन का ये बल प्रयोग हो रहा है। तो उससे संबंधित जो रोग हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं। अब है जिसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, मान लीजिए उसको ग्लैंड्स और हार्मोन्स की जो सिस्टम है उसके प्रॉब्लम बहुत सारा है, तब फिर उससे संबंधित जो सावा है, सावा को
3 दिन खाओ, है? बाकी किसी को 2 दिन खाओ, किसी को 1 दिन करो, ऐसा करके उसको चलाओ, या 3 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन ऐसे चलाओ। ऐसा खादरवल्ली जी इसके लिए एक नियम खोजे हैं। कैसे खोजे? प्रयोग करके। जो बीमार व्यक्ति आया उसको प्रयोग किए, 32 साल से कर रहे हैं इसमें काम, करते करते धीरे 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 उसमें समझ में आया कि अरे इसी अनाज को इसको इतना दिन खिलाना चाहिए, ये वाला 1 दिन खिलाने से भी चलेगा, इसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको 1 ही दिन दो। तो किसको 3 दिन, किसको 2 दिन, किसको 1 दिन, वो सब चीज़ें इसको किस क्रम से खाना चाहिए उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, क्रमाचार। किस क्रम में हम अपने आचरण में लाए, खाने के आचरण में लाए, तो प्रोटोकॉल। ऐसा ही प्रोटोकॉल इस किताब में दिया है, पेज नंबर 47। यहाँ से पेज नंबर 47 से लेकर के ये प्रोटोकॉल सब दिया है। कैंसर के ऊपर ही 3 पेज। जिनकी जैसी समस्याएं हैं उनको वो प्रोटोकॉल के अनुसार चलना चाहिए। कसायम पीते हैं तो कसायम कौन सा बीमारी है तो उनको कौन कौन सा कसायम लेना चाहिए, कितने कितने दिन लेना चाहिए, वो सब बातें उसमें लिखा हुआ है। फिर तेल का प्रयोग भी बताते हैं, है? ये जितने सॉफ्ट पार्ट है वो तेल से बने हैं। तेल से जो चर्बी तत्व है वो चर्बी से वो पार्ट्स बने हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, ये इतना बड़ा घड़ा है, घड़े के अंदर जो ब्रेन रखा है, वो बसे का बना है। बसा मतलब चर्बी, फैट, है? वो फैट अगर हम बाजार का तेल खा रहे हैं, विषैला, केमिकल युक्त, जहरीला, तो हमारा ब्रेन क्या होगा? ब्रेन का क्वालिटी खराब हो जाएगा, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हेमरेज हो रहा है, क्या बोलते हैं, माइग्रेन हो रहा है, डल, कोई डल है, माने सुस्त है उसका दिमाग, ठीक से समझता नहीं है, तो इसी तरह जो भी ब्रेन के एक्टिव, अब ब्रेन किसको कंट्रोल नहीं कर रहा है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ब्रेन ही हमारा गड़बड़ा गया या बीमार रहा या उसमें जो ताकत रहनी चाहिए, जो प्यूरिटी रहनी चाहिए वो नहीं हुआ, तो इसीलिए कभी भी बाजार का तेल नहीं खावे। कहाँ का खावे? शुद्ध तेल, बैल चालित घानी के तेल खाना चाहिए, उसमें औषधीय गुणों से संपन्न है। वो जब खाएंगे तब हमारे जो चर्बी बनेगा उसका, उससे ब्रेन का संरचना होती है। ब्रेन के संरचना में स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, ब्रेन को निर्माण करने के लिए, स्ट्रक्चर में निर्माण करने के लिए ऐसे शुद्ध बसा की जरूरत है। तो ये चीज़ें खादर जी बोलते हैं कि अगर जिसको जैसी तकलीफ है, सवेरे सवेरे उठ करके अगर 2 चम्मच 3 चम्मच तेल उसको खाने के लिए भी बोला गया है, प्रोटोकॉल में दिया है। सभी को ज़रूरत है ऐसा नहीं है, जिनको ज़रूरत है तो खाना पड़ेगा। ब्रेन का जो भी एक्टिव जो गड़बड़ियाँ हैं उन लोगों के लिए लिखा रहता है कि तेल भी खाना चाहिए, को सरसों तेल इतना 2 या 3 चम्मच सवेरे सवेरे खाली पेट सीधा सीधा खाएं। एक तो सब्जी बना के खाते हैं, उसमें तेल का सत्यानाश हो जाता है, गर्म होता है, गया वो, उसका गुण नहीं रहा। इसीलिए कल मैं बता रहा था तेल का उपयोग कैसे करें, कि सब्जी पक रही है,
80% पक गई है, 85% तक भी पक गई है, उसके ऊपर ही तेल को ऐसे कच्चा तेल डालिए, उसको गर्म नहीं करना। वो जो छोंक लगाते हैं वो भी गलत है। कढ़ाई में भी भूज भूज के जो सब्जी बनाते हैं वो भी बेकार है, ठीक है। तो ऊपर ही डालना, फिर वो पक के सब में मिल जाए, जो 5-10% बचा है वो उसी में पक करके मिल जाएगा। वो स्वाद, उस तेल का स्वाद एक अलग रहेगा। तो ऐसा, तो इसमें तो कुछ ना कुछ गर्म होएगा, डालेंगे सब्जी में तो भी गर्म होएगा। तो हम डायरेक्टली अगर तेल को सेवन करें तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमको मिलेगा। इसीलिए अचार में कच्चा तेल डालते हैं। हाँ, ठीक, ये एक पॉइंट है। तो ये अचार भी बनाते तो भी यही बैल घानी का ही बनाना चाहिए, है? और जो मोटर वाला चालित घानी है उसमें 2 पॉइंट है। एक है आरपीएम और उसके बाद उसमें प्रेशर, जल्दी जल्दी घूम रहा है, फिर उसमें प्रेशर से घूम रहा है, दोनों में वो हीट डेवलप हो जाता है। इसलिए वो तेल औषधीय गुण रहित तो हो जाता है, उसका औषधीय गुण गया। वो खाएं चाहे ना खाएं, वो अगर थोड़ा सा सस्ता मिलता है तो कोई काम का नहीं है, बेकार है। हम बैल घानी का थोड़ा 100-200 रुपया अधिक मिलता है तो भी वही अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन जो कि तैयार होता है, आंखों की जो है वो बसे से है, हार्ट का बनावट बसे से है, फेफड़े का बसा से है, किडनीज, लिवर, पैनक्रियाज, जो भी सब सॉफ्ट पार्ट, ये सब बसा की मात्रा उसमें अधिक है। ब्रेन तो सबसे अधिक है? इसीलिए प्योर बैल घानी का तेल सेवन करने का है, उसको प्रमोट करना है कि कहाँ कहाँ उसको हम एक एक घानी सेट करें। लोगों को ऐसे बोलना चाहिए, चाबी भरना चाहिए, 10 बार बोलो फिर वो लगाएगा एक, है? तो दुकानों में जाके बोलो बैल घानी का तेल है क्या, वो भी खुजलाएगा सिर, बोलेगा बैल घानी, हम तो लकड़ी घानी का रखते हैं मोटर वाला। बोले नहीं चाहिए हमको बैल घानी का दो, वो भी बैल घानी का रखेगा। या फिर सीधा सीधा बैल घानी वालों से संपर्क करिए और वहाँ से मंगाइए। दुकान वाला बैल घानी का लाएगा भी, कुछ तो भेजाल करेगा, मिलावट कर दिया तो गया फिर। सारा गुड़ गोबर हो गया, इतना महंगा सोच के लाएंगे और वो बीच में, हाँ। तो इसी कारण बेटर है हम उन लोगों से कैसे संपर्क में रहे ये देखना है। ये हो गया। तो ये प्रोटोकॉल में तेल पीने के बारे में खादर जी बोले हैं। तो ये प्रोटोकॉल के अनुसार सिरधान्य को खाना भी है और ये